हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवी सिंह और आज हमें डिजिटल बैंकिंग यूनिट से पढ़नी है। तो मैं जो है ना, चलो डिजिटल बैंकिंग यूनिट से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि क्लास वगैरह स्टार्ट हुई है या नहीं स्टार्ट हुई है ना। चलो, फाइनली क्लास स्टार्ट हो गई है हमारी। और आज इसके जो है टॉपिक्स वगैरह चेंज कर लेंगे। जो है टॉपिक्स जहाँ तक मुझे याद है कि वो भी क्लियर नहीं आ रहे हैं, है ना। मतलब टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो वो डाल लेंगे। और देखो, बाल भी सही से नहीं है यार, बस आया था यथार्थ से। और ऑफलाइन मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, ये तो बाकी जानते ही होंगे। जो अवध ओझा सर का इंस्टीट्यूट है, अवध ओझा सर को तो जानते ही होंगे, तो उनका इंस्टीट्यूट है यथार्थ आईएएस। तो उसी में जो है ना इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो चलो जो है ना, डिजिटल बैंकिंग यूनिट या डिजिटल बैंकिंग इकाइयां, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भाई डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्या है। देखो भाई, तो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए बजट 2022-23 में घोषणा करी गई। इसकी कब 2022-23 में घोषणा करी जाती है। अब चूंकि देश को आजाद हुए करीब करीब बेटा जो है ना 75-76 साल हो गए, तो इस उपलक्ष्य पर हमारी वित्त मंत्री जो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं, इन्होंने घोषणा की कि अलग अलग जगहों पर स्टार्टिंग में कुल 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोली जाएंगी। और जो इनकी स्थापना है वो भारतीय कॉमर्शियल बैंक और जो लघु वित्तीय बैंक है, यानी इंडियन कॉमर्शियल बैंक और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो घोषणा करेंगे। अब भाई इसकी स्थापना जो है आरआरबी, जो रीजनल रूरल बैंक है, भुगतान बैंक है, और साथ में जो सहकारी बैंक है, तो ये जो है ये नहीं करेंगे। प्रारंभ में इन 75 में से जो है 75 में करीब करीब जो है 12 यूनिट्स एसबीआई स्थापित करेगी। और यदि ये जो अवधारणा सफल होती है, तब धीरे धीरे इनका विस्तार किया जाएगा। और डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स बैंकिंग की बैंकों की जो शाखाओं की तरह होंगी, जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स होंगी। परंतु यहां जो है सभी सेवाएं जो है उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल तौर में स्वयं प्राप्त करेगा। वो डिजिटल तौर पे जो कंज्यूमर से कस्टमर से वो स्वयं जो है सेवाएं प्राप्त करेगा। सेवाएं जैसे कि अब भाई सेवाएं क्या क्या हो सकती हैं कि भाई खाता खुलवाना, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। इसके लिए पहले आपको आवेदन करना जो है, फिर नगद प्राप्त करना, जमा करना, ऋण के लिए आवेदन करना, निधि अंतरण, फंड ट्रांसफर, ये सर्विसेज जो है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत ये सर्विसेज दी जाएंगी, सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो यही आपका जो है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स था। ओके, एक इसमें तो आप समझ गए कि इससे ज्यादा इसमें कुछ और है नहीं है। यहां से बस ये ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग फेज में भाई जो है 75 जो है जगह डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स खोली जाएंगी, नंबर एक। नंबर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बेटा ये है, नंबर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि निर्मला सीतारमन जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने अभी जो कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है इन पर, निर्मला सीतारमन जी ने, रमन जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने जो है ये बजट 2022-23 में, कब भाई, बजट 2022-23 में लाई थी। बजट 22-23 में लाई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। और 75 जगह डिजिटल बैंकिंग यूनिट, ये इनकी द्वारा सेवाएं क्या हैं, जैसे नगद में जमा, नगद में जमा के साथ साथ जो है ना खाता खुलवाना, खाता खुलवाना, खाता खुलवाना, खाता खुलवाने के साथ साथ जो है डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो ये सभी जो है ना, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सर्विसेज, ये जो सेवाएं हैं, ये स्वयं प्राप्त किया जा सकेगा, कस्टमर के द्वारा स्वयं प्राप्त किया जा सकेगा, किया जा सकेगा
कस्टमर्स के द्वारा, कस्टमर के द्वारा, कस्टमर के द्वारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से ये जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो एसएचजी और एमएफआई है। क्या है? एसएचजी और एमएफआई, लगा के चक्के से, एसएचजी और एमएफआई है। तो यानी एसएचजी और एमएफआई का मतलब क्या है? अगला टॉपिक है एसएचजी और एमएफआई। एक मिनट, चलो। तो एसएचजी और एमएफआई, स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान। स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह एवं सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, एवं सूक्ष्म वित्तीय संस्थान, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान। कुछ काम हो रहा था ना इलेक्ट्रॉनिक का, तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा उनको जो है इंस्ट्रक्शन दे दो। दरअसल यहां से पीटी में यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा था यहां से। चलो देखो भाई, ये क्या कौन सी बला है? सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बंद कर दीजिए, एंड माइक्रो फाइनेंस। तो देखो भाई ये क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या है? देखो स्वयं सहायता समूह और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान से संबंधित जो है क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत हॉट टॉपिक है और ये मेंस के लिए भी बहुत हॉट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में एसएचजी क्या होते हैं, पहले इसे जानो, स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं। देखो भाई ये एक ऐच्छिक संगठन है। क्या है? ऐच्छिक संगठन होते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करते हैं। ये ऐच्छिक संगठन, ये ऐच्छिक संगठन। अब इसके सदस्य एकजुट होकर के आपसी सहयोग के माध्यम से साझा हित को पूरा करने का प्रयास करते हैं। यानी जो इसके सदस्य हैं, इसके सदस्य सदस्य आपसी सहयोग के माध्यम से, आपसी सहयोग के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से, भाई इसके सदस्य आपसी सहयोग के माध्यम से, जो इसके सदस्य हैं तो आपसी सहयोग के माध्यम से जो कॉमन इंटरेस्ट है, जो साझा हित है, उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। साझा हित, साझा हित को पूरा करने का, को पूरा करने का प्रयास करते हैं। प्रयास, प्रयास, प्रयास करते हैं। यानी साझा हित को, साझा हित को, साझा हित को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब देखो ये जो एसएचजी हैं, इनका कोई वैश्विक प्रारूप या कोई ऐसा वैश्विक उद्देश्य नहीं होता है। यानी एसएचजी का, एसएचजी का कोई वैश्विक प्रारूप, कोई वैश्विक प्रारूप, प्रारूप, कोई वैश्विक प्रारूप या
एसएचजी का कोई वैश्विक प्रारूप या वैश्विक उद्देश्य नहीं होता। वैश्विक वैश्विक उद्देश्य नहीं होता, वैश्विक उद्देश्य नहीं होता है, परंतु इनकी जो प्रकृति है, जो इनका नेचर है, वो जरूर वैश्विक होती है। इनकी प्रकृति प्रकृति बेटा वैश्विक होती है। इनका जो नेचर है, इनकी प्रकृति है, वो वैश्विक होती है। अभी समझाऊंगा भी कि इनकी प्रकृति वैश्विक होती है, मतलब कि ये आपसी सहयोग पर आधारित होते हैं। और एसएचजी का सबसे प्रचलित प्रारूप क्या है कि 5 से 15 महिलाओं का समूह, मतलब इनकी जो प्रकृति है वो क्या होती है भाई, इनकी प्रकृति वैश्विक होती है। इसके साथ साथ ये आपसी सहयोग पर आधारित होते हैं। ये आपसी सहयोग पर आधारित होते हैं। आपसी सहयोग पर आधारित होते आपसी सहयोग पर आधारित ये 5 से आमतौर पर ये आमतौर पर 5 से 15 महिलाओं 5 से 15 महिलाओं का ये आमतौर पर 5 से 15 महिलाओं 5 से 15 महिलाओं का समूह होता है। समूह होता है। 5 से 15 महिलाओं का क्या होता है भाई, 5 से 15 महिलाओं का समूह होता है, जो कि ये एकजुट होकर के आपसी सहयोग के माध्यम से अपनी आजीविका सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। कि ये एकजुट होकर के एकजुट होकर के एकजुट होकर के होकर के आपसी सहयोग के माध्यम से, क्या भाई, आपसी सहयोग के माध्यम से आपसी सहयोग के माध्यम से एकजुट होकर के आपसी सहयोग के माध्यम से अपनी आजीविका चलाने के लिए या अपनी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए अपनी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए अपनी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए अपनी जो आजीविका है तो भाई उसको सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करते हैं। अब ये ऋण लेती हैं जिसमें एक कोष तैयार होता है। ये जो है ऋण लेती हैं इसमें से एक कोष यानी फंड, एक कोष तैयार होता है। कोष तैयार होता है और यही जो कोष है, ये जो फंड है बेटा, ये जो कोष है, जो कोष तैयार होता है, तो भाई होता क्या है कि एक कोष तैयार हो जाएगा और उससे एक छोटा जो है कारोबार शुरू कर देंगे। एक छोटा छोटा कारोबार, जैसे कि भाई पापड़ बनाना है या बड़ी बनाना है, बड़ी जो दाल की होती है, मूंग दाल, ये मतलब बहुत सारी अलग अलग, ये छोटा कोई भी कारोबार जो है शुरू करती। क्योंकि ऐसी महिलाएं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेटा होती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत होती हैं, इनका ऋण का कोई साफ स्वच्छ इतिहास या कोई वैसा इतिहास नहीं होता। साफ स्वच्छ कहना उचित नहीं रहेगा, तो कोई ऐसा इतिहास नहीं होता। अब बैंकों से ऋण प्राप्त करना इनके लिए बेटा बहुत मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो यहां जो आईएमएफ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब भाई अगर आप खुद सोचो कि यहां जो है, जो महिलाएं हैं, यहां पर
जो महिलाएं हैं, यहां पर जो महिलाओं का, आप ऐसे कह लो, यहां पर जो है महिलाओं को, जो महिलाएं हैं, महिलाओं को ऋण प्राप्त करना, ऋण प्राप्त करना मुश्किल होता है। अब जरूरी नहीं कि महिलाओं का ही इसमें ग्रुप हो, ध्यान रखिएगा, जो एक सामान्यतया मैंने बात करी थी, तो मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। अब क्यों? क्योंकि भाई कोई जो है ना, इनका इतिहास नहीं होता, ऋण का कोई इतिहास नहीं होता, कोई इतिहास नहीं होता, ऋण का कोई इतिहास नहीं होता, ऋण का कोई भाई इतिहास नहीं। अब बैंकों से ऋण प्राप्त करना इनके लिए मुश्किल होता है। अच्छा, बैंकों से ऋण प्राप्त करना इनके लिए मुश्किल होता है, तो यही वजह है, यही वजह है, यही वजह है कि जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एमएफआई हैं, एमएफआई हैं, उनका भाई रोल जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एमएफआई का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। एमएफआई का रोल क्या हो जाता है भाई? महत्वपूर्ण हो जाता है। अब स्टार्टिंग में एमएफआई को आरबीआई कंट्रोल नहीं करता था, स्टार्टिंग फॉर्म में, स्टार्टिंग में यानी शुरुआत में, शुरुआत में जो एमएफआई है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनको आरबीआई कंट्रोल नहीं करता था, इनको आरबीआई कंट्रोल नहीं करता था, कंट्रोल नहीं करता था, आरबीआई कंट्रोल नहीं करता था। तो भाई इनको आरबीआई कंट्रोल नहीं करता था। अब ये स्वयं सहायता समूहों के सदस्य को कम धनराशि का ऋण प्रदान करते थे, जो एसएचजी थे, स्वयं सहायता समूह थे, तो एमएफआई इन एसएचजी को, स्वयं सहायता एसएचजी को क्या है, जो है इनको ऋण देते थे, जो स्वयं सहायता समूह थे, तो इनको जो है ये यहां ऋण दिया जाता था। अब एक और यहां पर बात आती है कि देखो, पहला तो ये कि स्टार्टिंग फेज में क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि इनको कंट्रोल, तो आरबीआई स्टार्टिंग में कंट्रोल नहीं होता, मतलब आरबीआई कंट्रोल नहीं करता था। और ये जो है स्वयं सहायता समूहों के जो सदस्य थे, तो जो छोटी छोटी धनराशि का ऋण दिया जाता था, ये मतलब एसएचजी के मेंबर्स को ये ऋण दिया करते थे। अब भाई ऋण जो है व्यक्तिगत स्तर पर दिए जाते थे, और ऋण की जो वापसी की जिम्मेदारी है वो पूरे ग्रुप की, पूरे समूह की होती थी। और यहीं से बेटा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है 2000, यहीं से क्वेश्चन आपसे 2022 में जो है पीटी में, 2023 में सॉरी, पीटी में जो है ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि भाई ऋण की यहां पर जिम्मेदारी, ऋण आपको इंडिविजुअल दिया जाएगा, पर चुकाने की जिम्मेदारी जो है एक व्यक्ति की नहीं, अपितु पूरे ग्रुप की होगी, अपितु पूरे ग्रुप की होगी। अब भारत में देखो एसएचजी बेटा असफल होने लगे, ये सफल नहीं हो रहे थे, असफल होने लगे, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के पास संसाधनों की कमी थी। अब उनके पास संसाधन नहीं थे। अब ये बैंकों से ऋण लेकर के एसएचजी के लोगों को ऋण देते थे, ये खुद जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बैंकों से ऋण लेते थे, और फिर उठा करके जो एसएचजी के जो मेंबर थे उनको ऋण दिया करते थे। अब इससे ब्याज की दर जो है उच्च रहती थी, क्यों? क्योंकि उनको खुद ही जो है ना बैंक जो है ऊंची ब्याज दर पे पैसा दे रहे थे, तो जो ब्याज की दर थी ना बेटा, वो जो है क्या रहती थी, उच्च रहती थी। अब चूंकि ऋण की धनराशि कम हुआ करती थी, तो एसएचजी के कई सदस्य क्या करते थे कि एमएफआई से जो है, कई अलग अलग एमएफआई से, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से कर्जा ले लेते थे, पैसा ले लेते थे, और ज्यादातर अधिकांश एसएचजी असफल हो जाते थे, और अपना रूपांतरण एक सूक्ष्म इंटरप्राइजेस के तौर पे नहीं कर पाते थे, कोई कंपनी या छोटे मोटे जो इंटरप्राइजेस के तौर पे नहीं कर पाते थे। अब ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण एक कारोबार को सफल बना पाना बेटा बहुत जो है चैलेंजिंग होता है, बहुत चुनौतीपूर्ण होता है।
तो इसके चलते कि ऋण के तौर पे प्राप्त धनराशि क्या है कि इसका प्रयोग जो है निवेश के उद्देश्य से होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि परिवार के जो है दबाव के, खर्चों के दबाव के चलते इसका जो उपभोग है लोग अलग अलग जो है उद्देश्यों से कर लेते थे और इसकी वापसी में बेटा चूक होने लगी। मैं आपको यहां तक बताऊं कि जैसे मुझे खूब अच्छी तरीके से याद है, अब जो है ये कई बार चलो हो जाता है कि अब ये जो है ना वीडियो जैसे माना देख लें, हमारी माता जी ना देख ले, उनने एसएचजी से पैसा लिया, ठीक है, और भाई अब देखो उनका पहले स्टार्टिंग फेज में ये था कि पैसा प्रॉपर, देखो भाई उनको कुछ इंटरप्राइजेस का नीड नहीं था, वो खोलने वाली भी नहीं थी, 7 8 10 महिलाएं थी, एक एसएचजी का ग्रुप था और उनने इंडिविजुअली पैसा ले लिया। जरा समझिएगा इसके बाद क्या हुआ कि उनने अपने अपने पर्सनल, जो कि उद्देश्य कोई और था कि हम कोई इंटरप्राइजेस खोलेंगे ऐसा, मतलब ऐसा, लेकिन उनने अपने इंडिविजुअल जो है ना पर्सनल उपयोग के लिए जो है पैसा लोगों से ले करके उन्हें उपयोग कर लिया। और कई लोग तो ऐसा करते हैं कि भाई पैसा लिया, थोड़ा सा जो है ना, देखो जय अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ज्यादा है, वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम 24 का है और 36 48 तक जा रहा है, वहां 2 रुपए सैकड़े पर ब्याज चढ़ती है। तो 24% बहुत बड़ा अमाउंट होता है, 3 साल में दोगुना हो जाता है लगभग, क्योंकि ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज हर साल जो है ब्याज का ब्याज जुड़ती जाती है। इसके चलते बेटा एक बड़ा इशू देखने को मिलता है, और ये इशू इतना बड़ा था तो लोगों ने क्या किया कि पैसा लेकर के दूसरे जो है उद्देश्यों से खर्चा करना शुरू कर दिया। और यही वजह थी कि भाई जो है लोगों ने पैसा देने में चूक जो है, इसकी ऋण की वापसी में चूक होने लगी। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जबरन वसूली की प्रक्रिया शुरू करी और इसके कारण उनकी जो लोकप्रियता है बेटा उसमें कमी आई और ये पूरी व्यवस्था क्या हो गई, असफल हो गई। ये जो पूरा मैकेनिज्म था वो फेल कर गया, असफल हो गया। तो आप खुद सोचो कि एसएचजी आया, एसएचजी को ये ऋण दे रहे थे, लेकिन ऋण लेकर के जो लोग थे उसका जो है इंटरप्राइजेस के तौर पे नहीं खोलते थे, अपितु उसका उपयोग अलग अलग उद्देश्यों से कर लेते थे और ऋण की वापसी में चूक जाते थे। फिर एमएफआई जाता था, डंडा ठोकता था उनके घर में, और एमएफआई जब डंडा ठोकता था उनके घर में बेटा होता क्या था, अब उनके घर में जाके डंडा ठोकेगा और जबरन वसूली करेगा, तो फिर एक मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी। तो ये समस्या देखने को एसएचजी के साथ रही और मैंने आपको बता ही दिया। फिर 1992 में नाबार्ड ने एसएचजी को बैंकों से जोड़ने के उद्देश्य से, 1992 में, ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन हम यहीं से पूछा जाएगा, तो 1992 में जो नाबार्ड ने एसएचजी को बैंकों से जोड़ने के उद्देश्य से एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, जो कि इस साल क्वेश्चन आया, तो इसका शुरुआत करी। और स्टार्टिंग में ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक ये योजना थी, यानी प्रयोगात्मक तौर पे थी, जिसके कारण कुल करीब 500 एसएचजी को बैंकों से जोड़ा गया। अब चूंकि वो प्रयोग क्या है, सफल हो गया, ये जो लिंकेज वाला बैंक जो है, लिंकेज प्रोग्राम वाला, ये सफल हो गया, तो इसका विस्तार किया गया। अब नाबार्ड ये दावा करता है कि इस योजना का लाभ करीब 100 मिलियन से ज्यादा परिवार लोग, मतलब उनको लाभ हुआ है। अब ऐसी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नाबार्ड ने 1998 में, यानी 1998 में माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट की स्थापना करी। माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट कौन करेगा, नाबार्ड करेगा। कब करेगा, नाबार्ड किया। कब किया, 1998 में किया। क्या किया, माइक्रो माइक्रो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट इनोवेशन, क्रेडिट इनोवेशन, माइक्रो फाइनेंस क्रेडिट इनोवेशन। तो इन्होंने जो है माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट है, माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट, ये तो दूसरा हो गया ना, माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट। चलो इसे रेस्ट कर लेते हैं, माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट, माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट, इनोवेशन इनोवेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ध्यान रखिए। ओके, तो माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट, ये भी ध्यान रखिए।
अब इसकी स्थापना होती है। तो इस विभाग ने 2 जिलों में प्रोजेक्ट ई शक्ति प्रारंभ किया। ये जो डिपार्टमेंट है इसने 2 जिलों में प्रोजेक्ट ई शक्ति, प्रोजेक्ट ई शक्ति, प्रोजेक्ट ई शक्ति, इस डिपार्टमेंट ने शुरू प्रोजेक्ट ई शक्ति। इसका विस्तार करीब अब जो है धीरे धीरे 100 से ज्यादा जिलों में किया गया और इसका उद्देश्य यह है कि देश में कार्यरत एसएचजी कंप्यूटराइज्ड हो जाएं। एमएफआई और एसएचजी को सशक्त करने के उद्देश्य से आरबीआई ने वाइस मलेगाम के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। मतलब इनके सशक्त बनाने के उद्देश्य से वाईएच मालेगाम जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन हुआ। और एक कमेटी किसने गठित करी? आरबीआई ने। आरबीआई ने क्यों गठित किया? कि एसएचजी को एंड एमएफआई को सशक्त बना, एम्पावर किया जाए। इनको जो है एसएचजी और एमएफआई को जो है ना क्या किया जाए भाई, एम्पावर किया जाए। अब एसएचजी और एमएफआई के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से इस समिति ने जो वाइस मलेगाम का रिकमेंडेशन है, समिति ने कुछ सुझाव दिए। भाई इस समिति ने क्या क्या सुझाव दिए वो जरा देखो। पर यहां तक आपने देखा कि नाबार्ड जो है, वापस से थोड़ा सा सुन लो। मैंने आपको बोला कि जब 1992 की बात आती है तो 1992 में नाबार्ड ने एसएचजी को बैंकों से जोड़ने का प्रोग्राम लाती है और इसी उद्देश्य से एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम प्रारंभ किया, जो कि ऑलरेडी मैं बताया था आपको, है ना। अच्छा, इसमें लिखा नहीं था लेकिन चलो बताया था। इसके बाद जो है पहले ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू होती है, फिर धीरे धीरे इसका एक्सटेंशन किया जाता है और 500 से ज्यादा एसएचजी को जोड़ दिया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये सफल होता है और इसका धीरे धीरे विस्तार किया जाता है और नाबार्ड एक दावा करती है कि इससे भाई जो है 100 मिलियन से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। अब ऐसी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से नाबार्ड ने आगे क्या किया कि 1998 में माइक्रो क्रेडिट इनोवेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की। और ये जो डिपार्टमेंट था, इस डिपार्टमेंट ने क्या किया कि स्टार्टिंग में 2 जिलों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लिया और वहां पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया, ई शक्ति। और ये जो ई शक्ति प्रोग्राम है ना बेटा, तो ई शक्ति प्रोग्राम का उद्देश्य ही यही था कि भाई इसको क्या करना है कि पहले इसका विस्तार फिर और 2 जिलों से 100 में किया गया और इसका उद्देश्य ये था कि इन सभी एसएचजी को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे एसएचजी, इनको क्या कंप्यूटरीकृत करना, कंप्यूटरीकृत करना, कंप्यूटराइज्ड करना, इसका ये उद्देश्य था। इसके बाद मैंने और आपको आगे बताया कि भाई होता क्या है कि जो एसएचजी और यानी एसएचजी एंड एमएफआई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से, इनको क्या करने के भाई, इनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से, सशक्त बनाने के उद्देश्य से, बनाने के उद्देश्य से, इनको सशक्त बनाने के उद्देश्य से आरबीआई ने वाइस मालेगाम, एक मिनट, वाइस मालेगाम जी के नेतृत्व में वाइस मालेगाम जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया। अब भाई जो ये वाइस मालेगाम है, ये एसएचजी और एमएफआई के स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, कुछ सुझाव देते हैं। तो क्या क्या सुझाव हैं जरा उन्हें देखिए। इनके सुझाव इनके सुझाव नंबर 1 क्या है? सबसे पहले नंबर 1 की जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को आरबीआई के नियंत्रण में लाया जाए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को आरबीआई के नियंत्रण में लाया जाए, नियंत्रण में लाया जाए, माइक्रो फाइनेंस नियंत्रण में लाया जाए। और इस उद्देश्य से
एनबीएफसी की एक नई श्रेणी तैयार किया जाए जिसको एनबीएफसी एमएफआई कहा जाए। यानी कि भाई एनबीएफसी की क्या करो कि इस उद्देश्य से एक क्या करो, एनबीएफसी की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की एक जो है श्रेणी तैयार करो, एक श्रेणी तैयार करो और इस श्रेणी को नाम दिया जाए एमएफआई एनबीएफसी, सॉरी एनबीएफसी एमएफआई, एनबीएफसी एमएफआई, एनबीएफसी एमएफआई। समझे? अगला रिकमेंडेशन क्या था कि एक व्यक्ति को मात्र एक एसएचजी से सदस्य बनने की अनुमति दी जाए। यानी एक व्यक्ति को, उद्देश्य दूसरा ये था कि एक व्यक्ति मात्र एक एसएचजी का सदस्य बने, एक एसएचजी का सदस्य बने, एक एसएचजी का क्या भाई सदस्य। इसके बाद प्रारंभ में स्वयं सहायता समूह के सदस्य जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000 से अधिक है, मतलब सॉरी 50,000 तक की है या 50,000 से ज्यादा की नहीं है, वही एमएफआई से ऋण प्राप्त कर सकता था। लेकिन आरबीआई ने सितंबर 2019 में इस लिमिट को बढ़ा करके 1,25,000 कर दिया और मार्च 2022 में 3 लाख की नई सीमा जोड़ दी। मतलब कि एक व्यक्ति का यदि इनकम एमएफआई से, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से उसी को ऋण मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ उसी को पैसा मिलेगा जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, 3 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, 3 लाख रुपए से ज्यादा ना हो। ठीक है। इसके बाद क्या यह भी तय किया गया कि एसएचजी का कोई सदस्य दो से ज्यादा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से ऋण ना ले सके और अधिकतम ऋण 50,000 रुपए का पहले ले सकता था। लेकिन वही सितंबर 2019 में आरबीआई ने इसकी सीमा जो है 1,25,000 बढ़ाने का निर्णय लिया था। कितना? 1,25,000 कर दिया था। तो आप मैक्सिमम जो है अगर 2 एमएफआई से पैसा ले सकते हो तो आप एक से मैक्सिमम 1,25,000 और फिर इसके बाद जो है इसकी लिमिट बढ़ा दी गई जो कि मैंने 3। आरबीआई ने ग्राहकों को ज्यादा ऋण देने की समस्या को कम करने के लिए अधिकतम ऋण पुनर्भुगतान सीमा की एक सीमा मासिक घरेलू आय के 50% तक सीमित कर दी और इस प्रकार यदि वार्षिक घरेलू आय 3 लाख है तो अधिकतम जो ऋण किस्त है वो 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक की नहीं हो सकती। एक और रिकमेंडेशन था कि हाल ही में आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा लगाए जाने वाली जो ब्याज की दर है वो सीमा हटा दी। पहले एक उसमें सीमा हुआ करती थी। पहले एमएफआई जब जो है ऋण प्रदान करते थे तो वह ब्याज की दर जो है 26% से ज्यादा नहीं रख सकते थे। अब एक बड़े माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिनके कम से कम जिनके पास 100 करोड़ रुपए का उन्होंने जो है पैसा देके रखा है, लाभ 10% से ज्यादा उनका नहीं हो सकता है। यह भी पॉइंट ऐड किया गया और आरबीआई ने कहा कि एमएफआई अपनी फंड की लागत और इसके ऊपर 10% का मार्जिन कम से कम 100 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान करने वाले माइक्रो फाइनेंस के लिए और जो अन्य के लिए जो फंड की लागत होगी उसके ऊपर करीब जो है 12% का मार्जिन या परिसंपत्ति के आधार पर भारत के 5 सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों की जो औसत आधार दर है वो 2.7 गुना बढ़ा करके, और इन दोनों में से यह भी कहा गया कि जो भी कम हो तो ब्याज दर उसी को, मतलब वही ब्याज दर चुनी जाएगी। यह भी पॉइंट उसमें से दिया गया। एक और बात कही गई
कि भाई किसी भी प्रकार की जबरन वसूली के लिए कंपनी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार होगी। अगर कोई जबरन वसूली होती है तो जिम्मेदारी आपकी होगी। और किसी ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के प्रच्छन्न व्यय जो छिपा हुआ वो नहीं होना चाहिए, कोई प्रच्छन्न व्यय नहीं होना चाहिए। साथ में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के लिए ऋण का जो एसएचजी के सदस्य जो है उपभोग नहीं कर सकते। इस धनराशि का उपयोग एसएचजी के सदस्य निवेश करके एक सूक्ष्म औद्योगिक स्थायी स्थापित करेंगे और अपनी आजीविका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही पैसा प्राप्त कर सकेंगे। एक बात और कही गई कि जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को दिया गया ऋण है वह बैंकों के प्राथमिकता वाले क्षेत्र को हिस्सा माना जाएगा। यानी बैंकों को जो प्राथमिकता वाला क्षेत्र है तो उसी का हिस्सा माना जाएगा। साथ ही साथ पहले जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे तो उनके द्वारा दिए जाने वाला जो कुल कर्ज का 85% इन्हीं दिशा निर्देशों पर आधारित होता था और शेष 15% किसी भी तरह से किसी भी उधारकर्ता को किसी भी ब्याज दर पर दिया जा सकता था। आरबीआई ने मार्च 2022 को इसको जो है इस अनुपात को जो है क्या कर दिया है कि जो है 75 और 25 का अनुपात कर दिया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित मैं क्या करूंगा कि और जो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके सारे क्वेश्चंस ले लूंगा। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट। हर साल यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज जो हमने ये 2-4 सब हेडिंग्स पढ़ी, ठीक है, हम जो है मेंस को लेकर के कुछ जो है सारा सब कुछ करवाने जा रहे हैं। और मैं अगेन बोल रहा हूं, ये मेरा अनाउंसमेंट है कि हम यहां पर कोई अभी पेड कोर्स नहीं बेच रहे हैं। यूपीएससी का पेड कोर्स नहीं है, तो इसको लेकर के बहुत परेशान ना हो। सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय। और ये नंबर है हमारा 9555031427।